गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का हमारे सामने नोबल गैसेस या ग्रुप 18 या जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस की एक बीएससी पार्ट फर्स्ट का आपके यूनिट में पार्ट है, उसी का आज हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन इन पीरियोडिक टेबल्स में किया गया है उसमें अलग अलग हम देखते आ रहे हैं। अभी तक कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ धातु, अधातु, उपधातु और कुछ उसके अंदर क्या है हेलोजन फैमिली अलग है। इसी प्रकार से हमने कहा कि नोबल गैस या जीरो ग्रुप अलग हैं, लेंथेनॉइड अलग हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस जो करना चाह रहे हैं वो है कि नोबल गैसेस क्या हैं या जीरो ग्रुप की गैसेस क्या हैं या ग्रुप 18 भी इनको कह देते हैं, या इनर्ट गैस या इनके रख रखाव में इनको कौन सी जगह प्रदान की गई है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करें। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि इनर्ट गैसेज हैं क्या। क्योंकि देखिए हमने इससे कहा एक्रिय गैसें नाम से भी संबंधित है, कुछ रिएक्टिव होती हैं, कुछ नॉन रिएक्टिव होती हैं। यहाँ पे एक्रिय का मतलब है निष्क्रिय गैस, जो कि किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। और ये कब हो सकता है एलिमेंट में, जब उसका आउटर मोस्ट सेल बाह्य कक्षक पूर्ण भरा हुआ हो, अर्थात वो ना तो इलेक्ट्रॉन को दे सके और ना इलेक्ट्रॉन को ले सके, ना एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो एलिमेंट होगा वो क्या है, हमारे पास एक स्थायी अवस्था को प्राप्त किया होगा, या एक्रिय होगा, या हम कहें उसको इनर्ट गैस है, जो एक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, जो कि किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेती है। कारण दूसरा ये है कि एक मोनोएटॉमिक है, एकल अणु परमाणु है ये क्रिया। यहाँ बाई ट्राइमिनी है, एक सिंगल ऐसे कम एग्जाम्पल नाम लेंगे हम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। मेगोसोन भी है जो भी डिस्कस हुआ है 2006 में। तो ये इस प्रकार से जो हमने अभी पहले आइडेंटिफाई जो हो चुकी हैं उनमें हम देखते हैं कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये 6 गैसेज जो हैं ये क्या है इनर्ट गैस की थ्योरी में आ रही हैं। अर्थात इनके आउटर मोस्ट सेल में NH2P6 P6 का जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। हीलियम में एक हम देखते हैं कि 1s2 स्थिति हमारे पास है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द ग्रुप 18 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, तो दे आर रेफर्ड टू हैज नोबल गैस और इनर्ट गैसेस। तो द जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल इज NH2Np6। ये हमने कहा कि क्या है इसका जनरल कॉन्फिगरेशन, हमारे पास जो है वो क्या है NH2Np6, ये इसका एक जनरल कॉन्फिगरेशन। अर्थात आउटर मोस्ट सेल के अंदर आप देखेंगे कि NS कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, NP कक्षक, P कक्षक में आप देखते हैं अधिकतम कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास भर सकते हैं, क्योंकि 3 इनके सब कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया हमें कि ये क्या है, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स अकर इन फ्री स्टेट इन द एटमोसफियर। गैसेज जो है वो फ्री स्टेट में है। अब देखिए इनर्ट गैस क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार हम देख लें। क्योंकि जब भी किसी एलिमेंट की हम बात करते हैं, किसी एटम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके करैक्टर को देखते हैं। और करैक्टर का जो निर्धारण है, जो उसके गुण धर्म का निर्धारण है, वो किससे होता है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है। अर्थात उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है, इलेक्ट्रॉन किस रूप से भरे हुए हैं, वही उसको निर्धारण करेंगे कि दिया गया एलिमेंट जो है या गैस है वो किस रूप में कार्य करेगी, रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी, किस स्थिति में करेगी। तो यहाँ पे हमारा हीलियम, इसका एटॉम नंबर क्या था 2 और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या 1s2। तो इसका मतलब s कक्षक के अंदर भराव क्षमता क्या अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की है। पहले में हाइड्रोजन आ गया, दूसरा क्या था 1s2 यानी हीलियम से भर गया। तो इसका मतलब कक्ष पूर्ण है। अब अगर इलेक्ट्रॉन भी आगे जाए तो दूसरा कक्ष में कौन सा आ जाएगा 2s स्रोत, जो कि हायर एनर्जी है। तो यहाँ तक एनर्जी प्रोवाइड करने पर ही इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है, लेकिन स्थिति इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये एक स्टेबल स्टेट आ चुकी है। सेकंड है नियोन। नियोन में क्या है 10 एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2 4 s कक्षक में आगे 2 2 4 और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन किस में है 2p6, अर्थात 2px में 2, 2py में 2 और 2pz में भी 2। तो टोटल का इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। इसी प्रकार से ऑर्गन में हम देखेंगे कि 3s2 3p6, क्रिप्टॉन 36 में। यहाँ पे देखिए अब 3p कक्षक जो खत्म हो चुका, उसके बाद क्या हमारे पास 4s कक्षक शुरू हो जाता है 3d 4p6, लेकिन लास्ट में वो क्या है 4p6 वाली स्थिति है। जीनोन में क्या है 5s2 और 5p6। यहाँ देखिए 4s2 4p6 ही है, लेकिन 3d की एनर्जी कम होने के कारण क्या यहाँ पे हमने दिखाया इसको। रेडोन में क्या होगा, फिर वही जीनोन का हमने यहाँ तक ले लिया, उसके बाद क्या लास्ट में 6s2 6p6। अर्थात जो हम चीज़ बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि आउटर मोस्ट सेल की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या स्थिति बन रही है हमारे पास, लास्ट जो कक्ष है वो देखिए
P6 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 P6, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल का जो लास्ट कक्षक है वो क्या है, फुल फील्ड हमारे पास भरा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर आगे दूसरा आता है हमारे पास, यहाँ पे अब इसकी हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करेंगे नोबल गैस में। ये हमने देखी दो चीज़ यहाँ देखेंगे कि हमने कहा कि एक तो 7th ए ग्रुप यानी 17th, एक 18th और एक फर्स्ट ए, यानी इनर्ट गैस का जो ग्रुप है वो दोनों के बीच में किसके, प्लस और माइनस के, यूँ कह सकते हैं इसको प्लस और माइनस के, क्योंकि 17th के बाद 18th ग्रुप आ रहा है, वो क्या जीरो ग्रुप हम कह रहे हैं, क्योंकि कोई इसकी वैलेंसी नहीं है, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव शुरू हो जाता है, कौन सा, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु में कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जो आफ्टर द हीलियम सेकंड 2 एटॉमिक नंबर, तो तीसरा क्या आएगा, लिथियम। लिथियम किस में चला गया, क्षार धातु में चला गया, यानी प्लस वाली स्थिति में आ गया। इससे आगे देखते हैं नियोन। नियोन से पहले क्या था हमारे पास, फ्लोराइड 9, उसके बाद 10 नियोन। नियोन के बाद आता है हमारे पास सोडियम। तो यहाँ आप देखेंगे फ्लोराइड क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है, नियोन क्या है, जीरो है, सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि उत्कृष्ट गैसें जो है वो जीरो ग्रुप का, इसीलिए इसको नाम दिया गया था, क्योंकि इनके अंदर प्लस और माइनस के बीच की स्थिति आ रही है, जो क्या होती है, जीरो होती है। इसी प्रकार से ब्रोमीन के बाद हम देखें क्रिप्टॉन की स्थिति, रुबिडियम, इंडियम, तो ये सब हमने क्या दिखाया, इसको उत्कृष्ट किया। अब मैं बात कर रहा था कि 2006 के अंदर एक रिसर्च हुई है, इसके अंदर एक आया ओग्नेसन OG से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर स्टडी चल रही है, क्लियर नहीं हुई पूरी, लेकिन इसको एक आइडेंटिफाई किया कि ये भी एक उत्कृष्ट गैस की तरह ही एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया गया है 2006 में। तो 1s2 to NS2 NP6, यानी क्या था हमारे पास, NS2 NP6, इसकी बात हम कर रहे हैं कि ये NS2 NP6 क्या है, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये स्थिति सब में आ रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीट भरा हुआ है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार समस्त गैसें अत्यधिक स्थायी और अक्रिय हैं, इनर्ट हैं। ये समूह अति ऋण विद्युतीय हैलोजन और जो 17th ग्रुप का है, और अति धन विद्युतीय क्षारीय धातु जो फर्स्ट ए ग्रुप के मध्य का है, स्थित है, ठीक दोनों के बीच में है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, रेयर गैसेज का नाम भी दे सकते हैं, दुर्लभ गैस। क्यों, क्योंकि ये सभी गैसें वायुमंडल में बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए रेयर स्थिति में होती हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, रेयर गैसेस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है ऑल द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर एंड एक्सेप्ट फॉर हीलियम एंड रेडोन। क्या, देयर मेजर कमर्शियली सोर्स इन द एयर फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड बाई लिक्विडिफिकेशंस एंड फ्रैक्शनल्स डिस्टिलेशंस। किससे प्राप्त करते हैं, लिक्विफिकेशंस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस होता है हमारे। रेडोन यूजुअली इज ए आइसोलेटेड हैज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ द रेडियम। रेडियम के डिकम्पोजिशन से हमारे पास रेडोन प्राप्त हो रहा, तो ये एक सभी एलिमेंट्स के अंदर इनर्ट गैस में एक तत्व ऐसा है जो क्या है, रेडियो धर्मी तत्व है, वो क्या है, रेडोन है। इन 2006 में 2006 की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि ओग्नेसेंस जो एलिमेंट आया था, जो इनर्ट गैस का था, साइंटिफिक्स एट द जोइन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन डुबाना रसिया अनाउंस किया था दैट ओग्नेसन द नेक्स्ट नोबल गैसेस तो हैज़ बीन मेड इन 2002 एंड 2005 इन ए साइक्लोट्रॉन एंड नो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी भी कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अभी क्या कि आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइन सिंस ओनली ए फ्यू एटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन प्रोड्यूस, कुछ एटम इसके प्रोड्यूस किए गए हैं अभी। हीलियम, अब लेते हैं हम एक एक को इनके बारे में कि इनर्ट गैस का प्रत्येक एलिमेंट वो कैसा है, उसका क्या क्या करेक्टर्स हैं, उसके बारे में बात करें तो हीलियम क्या है, 1868 में जेनसन ने क्या किया था, इन्होंने पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एक स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और उसमें यहाँ D3 प्राप्त हुआ जो सोडियम के D1 व D2 स्पेक्ट्रम से भिन्न था। उन्होंने देखा कि इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम और आ रहा है सोडियम साथ, ये स्पेक्ट्रम किसका आ रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट में क्या होता है, जब कोई न कोई चीज़ को न्यू सर्च की जाती है तो उसके प्रति लालायित रहते हैं कि एक नई चीज़ इसमें आ रही है, किस चीज़ की है, क्योंकि जो पहले हम डिस्कवरी कर चुके हैं वो चीज़ तो वहाँ से हटाते हैं, उसके बाद जो बच जाती है उसको एनालाइज करते हैं कि ये एक नई स्पेक्ट्रम किसका आ रहा है, जो D3 की हम बात कर रहे हैं। इसको लेकर के फ्रैंकलैंड और लेकियर ने एक नए तत्व को जो पृथ्वी पर विद्यमान नहीं था, उसमें पृथ्वी पर नहीं था लेकिन सौर मंडल में है वो, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, हीलियम दिया। इसीलिए हीलियम हिलोन्स के नाम से, सूर्य के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर उसके बाद हिलब्रेंड ने यूरेनियम खनिज था, एक क्लेबनाइट, यूरेनियम का एक खनिज है
का है, उसको क्लेनाइट को है, उसको गर्म करके भी एक गैस प्राप्त की जो नाइट्रोजन से भिन्न थी। तो रैमजे ने 1895 में केसर से हीलियम को वायुमंडल में दर्शाया। तब वायुमंडल में जब हमें जानकारी मिली है, कब मिली, 1895 में। तो इस प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया और तब जाकर के हम इसको निकाल पाते हैं कि क्या ये हीलियम एक गैस है। क्रिप्टॉन, नियोन, आर्गन, जीनोन, ये सभी क्या एक परमाणु का, इन्हें परमाणु के आधार पर भी हम परमाणु भार के आधार पर अरेंज किया हुआ पीरियोडिक टेबल में। तो वो मैंने बताया कि +1 से लेकर -1 की हम बात कर रहे हैं, -1 से प्लस कह सकते हैं। तो दोनों के मध्य में स्थित जो है वो क्या है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस हैं। वर्तमान में आईपीएससी की नई प्रणाली के अनुसार जिसमें समूह को ए बी नामकरण हटा दिया, पहले कहते हैं 17A, 18A, ये क्या ए बी, अब उसको हटा दिया गया और उसका अंकन सीधा कर दिया 18th वर्ग में। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें देखिए क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन जो एक रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन रासायनिक निष्क्रिय, अर्थात ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद आगे चल करके तो हमने कहा इसको भाई नोबल गैस क्यों कहा, हमने इनर्ट ही कह दिया था। तो शुरू में इनर्ट गैस के रूप में था, लेकिन जैसे जैसे और इस पर रिसर्च होती गई तो जीनोन के बहुत से कंपाउंड्स हमें प्राप्त हुए। तो इसका मतलब कोई कंपाउंड उसके बन सकते हैं। शुरू में हमारा था भाई इससे कोई कंपाउंड नहीं बन सकते, लेकिन जीनोन के बहुत से कंपाउंड पे स्टडी की गई है। तभी हमने कहा कि उसके बाद के जो कंपाउंड थे जैसे क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेनोन है, ये रासायनिक क्रियाओं में भाग ले रहे हैं और अब इसीलिए इनका नाम हमने नोबल गैस के रूप में इनको आइडेंटिफाई करना उचित समझा। जीनोन की हम अलग से केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्योंकि पूरी यूनिट आपके जीनोन के ऊपर है, उसमें क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। इसके अब थोड़ा सा करेक्टर अगर हम देखें, सभी इनर्ट गैसेस में देखिए रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं। कोई इनके अंदर कलर नहीं होता, कलरलेस होती हैं, ऑडियोलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं ये गैसें। जल में बहुत कम विलेय है ये, विलेयता परमाणु भार बढ़ने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने पर इसकी घटती भी है विलेयता, ये इनर्ट गैस के लिए है। आवर्त में आयनन विभव सर्वाधिक होता है, क्यों कि लास्ट में जाते जाते हमारे पास 18 ग्रुप में क्या आ रहा है, मैंने कहा था NH2NP6, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाता है और एक स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो आयनन विभव का मान भी उसका सर्वाधिक होगा। एक आवर्त की हम बात करें, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यहाँ हम देखें इलेक्ट्रॉन बंधुता इनकी शून्य होती है। दुर्बल अंतर परमाणुक बल के कारण उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन की ऊर्जा के मान भी कम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इंटर फोर्सेज जो होते हैं, दुर्बल अंतर परमाणुक बल होता है इसके अंदर, इसलिए इनकी क्वथनांक, गलनांक का मान भी कम होगा। त्रिज्याएं अबंधित त्रिज्याएं होती हैं। अब ये एक विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि त्रिज्याओं के संबंध में जब हम बात करें तो ये त्रिज्याएं कैसी हैं इसकी, अबंधित। त्रिज्याएं दो होती हैं, एक तो त्रिज्याएं होती है जो बंधित होती हैं, जो हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं, और अबंधित त्रिज्याएं जो किस में पढ़ते हैं, इनर्ट गैस में, क्योंकि यूनिमोलिकुलर है ये। अतः इसकी तुलना अन्य तत्वों की वांडवास त्रिज्या से भी करनी चाहिए। वांडवास त्रिज्या में भी होता है, सहसंयोजक यानी बंधित त्रिज्या में नहीं करते हैं। तो बॉन्डेड रेडिएशन किस में होती है, कोवलेंट बॉन्ड में, क्योंकि सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती हैं, इसलिए इनके अंदर वांडरवाल्स की तरह त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है, या ये कहेंगे अबंधित त्रिज्याएं होती हैं। विशेष करके पॉइंट को ध्यान रखना इसको। अगला आता है, निम्न ताप पर उत्कृष्ट गैसों में से विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तो भिन्न भिन्न रंगों की दीप्ति प्राप्त होती है। यानी अब इनको आइडेंटिफिकेशन एक तरीका और है कि अगर हम लो टेम्परेचर के ऊपर इनमें अगर विद्युत विसर्जन प्रभावित किया जाए तो इनका जो कलर आएगा उस कलर के आधार पे भी इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए हीलियम जो है पीले रंग का प्राप्त होता है, नियोन लाल रंग में, ऑर्गन नीले रंग में, क्रिप्टोन पीली हरी येलो आती है, जीनोन में नीली हरी आती है। तो इससे भी हम इसको कलर से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेडोन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये देखिए अब रेडोन को छोड़ करके, किसको, रेडोन को छोड़ करके सभी वायुमंडल, ये एक रेडोन है, इसको छोड़ के सभी क्या वायुमंडल में पाए जाते हैं। रेडोन मैंने क्या बताया था, ये एक रेडियो एक्टिव रेडियम के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है, इसलिए एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडोन यहाँ पे एक अलग है सभी गैसों से, क्योंकि वायुमंडल में अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं, ये इसको छोड़ करके रेडोन को। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है, दुर्लभ होने के कारण मैंने क्या कहा, इनका नाम क्या दे दिया में दुर्लभ गैसें या रेयर गैसेस भी नाम भी दिया है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है, सबसे हल्की है और अज्वलन है, लेकिन ये ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। ध्यान रखना इस चीज़ को कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ब्रह्मांड की बात करूँ, ब्रह्मांड के अंदर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ये, ब्रह्मांड के अंदर सेकंड एलिमेंट है ये, ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या, हीलियम है, और पहला क्या हमारे पास हाइड्रोजन है। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक किसकी है, नाइट्रोजन जो 78% है, और दूसरा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का जो 21% पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट को।
आगे आता है हीलियम का उपयोग हम वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। हीलियम का उपयोग किस में करते हैं? वायुयान के टायरों में भरने में भी काम में लेते हैं। तो यहाँ पे एक आपको ये ध्यान रखा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे। और हीलियम जो वायुमंडलीय टायरों में भरने में भी काम में आ रही है, किसमें? वायुयान में। क्योंकि हल्के मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में, ये बैलून जो फुलाते हैं बाहर, ये भी इसका हीलियम गैस को ही भरकर छोड़ा जाता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। अगर यहाँ पे आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात करें तो वो क्या क्रिया कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पे काम में क्या लेते हैं? हीलियम गैस को। हीलियम व ऑक्सीजन का मिश्रण समुद्र में जो गोताखोरी करते हैं उनके लिए भी वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, किसका? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को। क्यों? क्योंकि वह अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होती है, इसलिए भी यहाँ पे इसको काम में लेते हैं। और अन्य भी दमा रोगी जो अस्पतालों में, हम हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ पे अगर दमा रोगी हैं उनको कृत्रिम सांस देने के अंदर भी क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सांस के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं, किसका? हीलियम गैस का, ऑक्सीजन के साथ मिश्रण जो है यूज करके। उसके बाद आता है अपने पास नियोन। नियोन का उपयोग हम स्फूर्ति बल्बों में या चमकने वाले जो विज्ञापन आते हैं ना कई बार बल्ब्स के, इनके अंदर जो होते हैं नियोन गैस भरी जाती है, तो वो चमकते रहते हैं, तो हमें लगता है लाइट गैस चमक रही है, तो उसमें क्या होता है? नियोन गैस के कारण से। नियोन लैंप भी आते हैं, का प्रयोग हम हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। क्योंकि वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो ये बल्ब जो यूज़ कर रहे हैं ये इतने नहीं कामयाब होते हैं। तो नियोन गैस के जो बल्ब होते हैं या लैंप जो होते हैं वो क्या, कोहरा जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा चमक देंगे, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। निर्यात विसर्जन लैंपों तथा प्रदीप्ति बल्ब में भी ये नियोन भरी जाती है, जिनको विज्ञापनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली एक्री गैस है ऑर्गन। इसकी खोज रेमजे ने की थी और ऑर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का तंतु ज़्यादा समय तक प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको भरा जाता है। इसका उपयोग उच्च तापीय धातुकर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी करते हैं। जेनोन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अग्रिम गैस जेनोन होता है, जिन्होंने मैंने पहले बताया कि इसकी केमिस्ट्री ऑफ जीनोन की हम अलग से भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला जो है। रेडोन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडोन का उपयोग हम रेडियो थेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में भी इसका करते हैं। कैंसर रोगियों के इलाज में भी हम रेडोन का प्रयोग करते हैं, जो एक उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार से हम कहेंगे क्लेथ्रोड यौगिक। अब इनका कुछ एक रिएक्शन की हम बात करें तो ये क्लेथ्रोड यौगिक भी बनाते हैं। पंचर यौगिक या पिंजरे नुमा संरचना यौगिक, ये क्लेथ्रोड यौगिक क्या होते हैं? देखिए, इसमें एक कैविटी होती है अंदर। मैंने कहा था ये क्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास गेस्ट और होस्ट की एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाती है जिसकी एक कैविटी गुहिका बन जाती है अंदर, और उस गुहिका में ये अपने आकार के अनुसार इनर्ट गैस के एलिमेंट जो है वो फिट हो जाते हैं, और जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो ये गुहिका बाहर से आवरण टूट जाए, टूटने से गैस वापस निकल जाए। तो ये पिंजरे नुमा संरचना बनाने में भी बहुत सहायक है ये क्लेथ्रोड, जिसको हम यौगिक कहते हैं। इसके अंदर का स्थिति क्या है? कैविटी, जिसके अंदर क्या होते हैं? मेहमान गेस्ट, जो कौन से हैं? इनर्ट गैस के एलिमेंट, और बाहर जो लगे हुए हैं क्या है? होस्ट होते हैं, जो इस प्रकार से कंपाउंड का निर्मित करते हैं। तो ये हमें एक जनरल आइडिया जो है आपको नोबल गैसेस के ऊपर आज आपको दिया गया, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो हम लेंगे जीनोन की केमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑफ जीनोन, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट आपका यूनिट का पार्ट है। इसको हम अगले टर्न पे लेंगे। थैंक यू।